नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज आवाज़ अड्डा एक बहुत ही विशेष विषय पे है और जिसकी चर्चा आप सुनते रहते हैं गाहे बगाहे, तो हमने सोचा उसको और डीप समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपने शो का नाम इसलिए दिया कि इस तरक्की को क्या नाम दूं, क्योंकि हमारी इकॉनमी में, हमारे देश में जो तरक्की हो रही है उसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई कहता है कि बड़ी अनइवन है, फिर थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज में, लिंगो में बोलते हैं के शेप रिकवरी है ये, फिर कोई और बोलता है नहीं ये एक यू शेप रिकवरी होने की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। हाल फिलहाल में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एयर ट्रैवल बहुत महंगा हुआ है, होटल के टैरिफ बहुत ऊपर गए हैं, टूरिज़्म में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिली जब आप एक्सपीरियंस करते होंगे। तो ये किस बात का इंडिकेशन है? जैसे अगर आप एयर फेयर्स को देखें या होटल्स को देखें या एयर लोड को देखें तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब जनवरी 2022 के सामने जनवरी 2023 में घरेलू जो एयर ट्रैफिक है उसमें 95% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लोड फैक्टर अगर आप लेटेस्ट एकदम 19 फरवरी तक का भी देखें तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के पैरेलल जब आप होटल के टैरिफ देखते हैं तो अलग अलग इवेंट की वजह से कहीं स्टेट इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, कहीं एनर्जी समिट हो रही है, G20 हो रहा है, स्टेट इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रही हैं, फिर अभी IPL भी आने वाला है, उसकी वजह से होटल के किराए भी बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या होटल के किराए बढ़ गए हैं, एयर ट्रैवल महंगा हो गया है, या लग्जरी कार्स? ज़रा उसका भी एक नज़ारा आप देखिए। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखता हूँ तो थोड़ा मोटे तौर पर आपको समझने में आसानी होगी। मर्सिडीज़ की जो बिक्री है 2021-22 के सामने 21-22 के मतलब 21 के सामने 22 में कंपेयर करें जो अभी ख़त्म हुआ है, वो 21 में 11,000 हुए थे, इस बार 15,800 है। इतनी महंगी कार है, उसके बावजूद इतनी महंगी गाड़ी बिक रही है। ऑडी में पिछली बार 3300 यानी 2021 में 3293 बिकी थी, 2022 में 4187 बिक रही है। BMW को देखिए 8,236 के सामने 11,268। ये अब और महंगी गाड़ियाँ देख लीजिए, 474 पोर्श बिकी थी, इस बार 779, लगभग 800 गाड़ियाँ। लंबोर्गिनी और महंगी कार में आप जाइए तो 69 के सामने 92 कारें बिकी हैं। ये क्या दिखाता है कि ये किस टाइप की रिकवरी है, ये किस टाइप की ग्रोथ है? अब इसमें एक सवाल उठता है कि क्या जो मिड साइज़ के व्हीकल्स हैं या जो छोटी गाड़ियाँ, क्या वो बिल्कुल नहीं बिक रही हैं, या जिस आलोचना की जाती है कि वो नहीं बिक रहे हैं, तो उसका भी एक नंबर देखिए आप। जनवरी चूँकि मंथ ऑन मंथ सेल्स आते हैं, जनवरी 2000 पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ जो है 22% बढ़ी है, ऑल इंक्लूसिव। मतलब उसमें 5 लाख रुपए वाली कार से लेकर के ऊपर तक की कारों का नंबर आप देखें। 2 व्हीलर में भी 10% की ग्रोथ है जनवरी में, और कमर्शियल व्हीकल में 16% की ग्रोथ है। तो ये भी दिखा रहा है। तो इसी को आज हम समझेंगे कि भाई ये क्या के शेप रिकवरी है, या इस रिकवरी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे इकॉनमी तक जाता है। क्योंकि जब आप किसी 26,000 रुपये डेली वाले होटल में रुकते हैं तो उसमें आपके सर्विसेज के लिए बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। क्लीनिंग का स्टाफ होता है, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, फूड होता है, फिर आप जब कमरे से बाहर स्टेप निकालते हैं तो आपके लिए एक ट्रैवल की गाड़ी होती है। ये सब भी जॉब क्रिएट करते हैं। तो ये रिकवरी क्या है, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो पैनल है, जो एमिनेंट लोग हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग हैं। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, क्योंकि ये कंज्यूमर इकोनॉमी पर ज़्यादा हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबरों में नहीं कि GDP और फिस्कल डेफिसिट और ये सब नहीं, कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन आदमी की समझने वाली बात। इसीलिए हमने बुलाया है, जिसका छोटा नाम है प्राइस, और उसके MD एंड CEO राजेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शुक्ला जी की एक रिपोर्ट आई थी बहुत पहले, हमने उस पर 1 घंटे का शो भी किया था कि कैसे मिडिल क्लास अगले 20-30 सालों में बढ़ेगा, जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का उन्होंने हमारे सामने खाकर रखा था। तो इसलिए हमने सोचा शुक्ला जी से बेहतर कौन होगा इसको समझने के लिए। जॉब मार्केट की तस्वीर एक डिफरेंट कहानी करी, तो ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल जी हमारे साथ है। जॉब मार्केट में क्या है कि अभी छोटे स्तर पे देखिए तो बहुत जगहों पे ले ऑफ्स हुए हैं, छटनी हुई हैं कुछ जगहों पे, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको देखना चाहिए कि कोविड टाइम में भारतीय कितने हुए थे, वो भी एक नंबर कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए। तो गोयल साहब समझेंगे। इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी हमारे साथ होंगे, और साथ ही एयर इंडिया के पूर्व ED जितेंद्र भार्गव, जो खुद एयरलाइंस इंडस्ट्री को हम सबसे बेहतर समझते हैं कि ये इतने टैरिफ क्यों बढ़े हुए हैं और क्या रीजंस हैं। साथ ही पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और अभय जी बहुत घूमते रहते हैं देश विदेश में। चैनल चेक इनके पास रहता है कि ग्राउंड से और ऊपर से मार्केट क्यों खुश हो जाता है नंबर्स पे, उस पर कनेक्ट बैठाएंगे। स्वागत सर आप सब लोगों का। राजेश शुक्ला जी, मैं तो बिल्कुल बेसिक सवाल आपसे पूछा, ये जो ग्रोथ हो रही है, जो तस्वीर आपके सामने में रखी, इस तस्वीर को क्या नाम दिया जाए? Thanks, sir. Actually, this
इसको जैसे एक रहता कि सारे लोग हम सब लोग अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक ही चीज़ हम इसमें कहेंगे कि पोस्ट कोविड एक नया कंज्यूमर इकोसिस्टम इंडिया को दिया है। इंडिया वैसे भी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स एक मार्केट है और इसको एक किसी चीज़ से डिस्क्राइब करना बड़ा ही एक किसी से बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो ग्रोथ हो रही है ये कुछ हद तक जैसे जो हम आपसे पहले जैसे जो आपने कहा जो डेटा हमने पहले दिया है कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पे हो रही है। एक दो चीज़ें हम कह रहे हैं कि जैसे उस समय हुआ था कि जो हमारे हिसाब से होता है इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी में कि अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ के जो फैक्टर हैं हाउ इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल क्लस्टर ऑफ इकोनॉमी। लाइक अगर मेट्रो से लेकर के कंट्री साइड में जाते हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं तो कई बार हमें जो लगता है एक के शेप्ड कर्व में आता है, के शेप्ड कर्व में आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने वाली है कि अगर हम कोविड के बाद इस इकोनॉमी में देखते हैं तो जो ग्रोथ हम कहते हैं जो एक किस्म से नेगेटिव ग्रोथ जिसे हम कहें, लेकिन वो नेगेटिव ग्रोथ हर एक जगह नहीं थी, हर एक लोगों में नहीं थी। तो आपके बॉटम 40-50% में इनकम ग्रोथ नेगेटिव थी। लेकिन जो टॉप में अगर आप देखेंगे कि मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं 5 से लेकर के 30 लाख एनुअल हाउस होल्ड इनकम में, वहाँ ग्रोथ दिखाई दी थी। और ये लोग कौन लोग हैं, कहाँ पे हैं? तो ये जो ग्रोथ इंजन जिसको हम कह रहे हैं कि जैसे जो आप एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसको कैसे डिस्क्राइब करें, ये ग्रोथ एक्चुअली जो हो रही है ये टॉप के अभी भी जैसे टॉप के अगर हम कहें 40% लेके चले 34-35%, वहाँ पे जो कि एक किस्म से मेट्रो फिनोमेना है आर द डेवलप्ड रूरल। जो हमेशा एक चीज़ कहते हैं रूरल को एक तरह से मत देखिए, बल्कि रूरल का बड़ी डेवलप्ड रूरल की इनकम एक्सपेंडिचर लाइफ स्टाइल जो आपके सेकेंड टायर सिटी हैं उससे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लाइफ स्टाइल से परचेजिंग पावर में ज़्यादा है। तो हमें कह रहे हैं दो चीज़ इसमें नीरज हम कहना चाहेंगे। एक तो ग्रोथ जो हो रही है उसको किसी नाम से देने की वैसे ज़रूरत नहीं, ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन समझना हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस हिसाब से हम देखते हैं जो मिडिल क्लास और रिच है जो 30-34% है वो ग्रो कर रहे हैं काफ़ी फास्ट। और जो बॉटम अगर आपके देखेंगे 60% है जो जिसको हम एस्पायरर या डेस्टिट्यूट कर रहे हैं वो रिकवर कर रहे हैं। रिकवर क्या कहना चाहिए कि जैसे ड्यूरिंग दैट पीरियड दे आर द पीपल ड्यूरिंग द पैंडेमिक दे आर द मोर सफर्ड पीपल। अब वो क्या किए, एक उधार लेकर के कुछ खाए हैं, उधार रह करके रखे हुए, तो वो क्या करें जो इनकम उनकी भी बढ़ रही है लेकिन उससे अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। तो हम जो आपका एक दो एग्जाम्पल लेते हैं फिर आप जब आप कहेंगे हम आपको बताएंगे। तो ये जो अभी बूम दिखाई दे रहा है पर्टिकुलरली जो आपने कहा चाहे होटल इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं, इसलिए कि ये सब ऑब्वियस है कि लोग घर में बैठे थे, हम निकल रहे हैं बाहर, डिमांड जैसे घर में सारे, तो अभी एक रहता है वो बाहर निकल रहे हैं। दूसरा चीज़ कार का 50-60% जो है टॉप एक्चुअली द 10% लोगों के पास है। मिडिल क्लास दूसरे नंबर, नीचे के लोगों पे आपके छोटी कार है। तो छोटी कार का आप ये देखोगे डिमांड उतनी ज़्यादा अगर आपको नहीं दे, लेकिन बड़ी कार में है डिमांड, इसलिए कि जहाँ रिचनेस है वहाँ डिमांड है। इसी तरीके आप ये देखेंगे कि एफएमसीजी या इन सब का अगर कहीं डिमांड पर कोई फर्क दिखाई दे रहा है, वो जो बॉटम में हो रहा था वो रुका हुआ है थोड़ा सा, इसलिए पीपल आर रिकवरिंग फ्रॉम द जो पैंडेमिक शॉक से था। तो उसके नाते ये जो डायनेमिक मार्केटिंग का जो एक वो था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये नया कंज्यूमर है इंडिया का एक नया कंज्यूमर जो आया है, डिमांड इज देयर, परचेजिंग पावर इज देयर, but need to be clearly understand where our market is and understand the consumer। जी, तो राजेश जी 3 बातें आपकी महत्वपूर्ण समझिए, इसको हम और एक्सप्लेन कराएंगे आपसे। एक आपने कहा कि जो 30-35% मिडिल क्लास है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और दूसरा आपने कहा जो एस्पायरिंग क्लास है वो रिकवर कर रहा है, वो स्टैटिक नहीं है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात की जो हमको लगता है जनरली गेज करने में दिक्कत होती है कि नया क्लास एक जो क्रिएट हो रहा है वो डिमांड जनरेट कर रहा है। तो इस पर हम और थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो बिल्कुल ऑब्वियस दिखता है, भार्गव साहब आपका इलाका है, ये एयर टिकट इतने महंगे हुए हैं, इकोनॉमी क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास, मतलब ज़बरदस्त है।
ये क्या डिमांड लेड है, या मैं एकदम ब्लंटली कहूँ कि कोविड ने बड़ा नुकसान उठाया तो प्रॉफिट बना रहे हैं, या ये एक्चुअली रियल डिमांड है, इस वजह से इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं किराए? देखिए, डिमांड तो रियल है, पैसेंजर्स किराया दे के ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अब इसको समझने की ये चीज है कि हमारी मार्केट ऐसी थी पहले, जिसको हम हमेशा प्राइस सेंसिटिव मार्केट कहते रहे हैं, कि अगर एयरलाइन 5% फेयर बढ़ाती थी तो 1-2% ग्रोथ रिडक्शन हो जाता था, जिसके कारण एयरलाइन कभी भी मुनाफा नहीं बना पाती थी। बहुत सारी एयरलाइन हमारी मार्केट में बंद हो गई। लेकिन ये जो पिछले 3-4 महीने हम देख रहे हैं, ये एक नया ट्रेंड दिखा रहा है। एक तो एयरलाइंस के अंदर में डिसिप्लिन आ गया है, वो अपने फेयर्स को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, और ये बात इन्होंने गलत साबित कर दी है कि जब फेयर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स गो डाउन। वो नहीं हुआ है। जब ये मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, वो ये है कि एयरलाइंस अपने नंबर ऑफ फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रही हैं, मॉडरेट कर रही हैं, कि जिसका सीधा का सीधा फायदा ये हो रहा है एयरलाइंस को कि वो लोड फैक्टर्स जो है वो 85+ 90% प्लस के ऊपर चल रहे हैं। जब लोड फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, फेयर्स ज्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक मुनाफा ज्यादा होता है। इंडिगो लिस्टेड कंपनी है, उसने अपने अक्टूबर दिसंबर के रिजल्ट बताए कि 15 करोड़ का प्रॉफिट पर डे का बनाया इंडिगो ने, जबकि अप्रैल जून क्वार्टर के अंदर में 2022 के में 11 करोड़ का नुकसान किया पर डे का। तो अब देखिए कितनी वाइल्ड स्विंग है ये, कि 11 करोड़ प्रतिदिन नुकसान से 15 करोड़ मुनाफा हुआ। तो मैं शुक्ला जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी जो मिडिल क्लास है, ये बहुत अवश्य ही ग्रो की है, और बहुत एग्रेसिवली ग्रो की है, कि लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब पहले हम कहा करते थे कि देखिए ये पेंट अप डिमांड है, तो लोग विद अ वेंजेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो हम डोमेस्टिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। जनवरी 2020 में, जो कि मैक्सिमम प्री कोविड की फिगर थी, 4,12,000 पैसेंजर्स पर डे। अब तो हम 4,35,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। राइट। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एयरलाइन मॉडरेट कर रही है, फेयर्स को गिरने नहीं दे रही है, क्योंकि पैसेंजर जब उनको मिल रहे हैं तो क्यों गिराएंगे? क्योंकि जनवरी 2020 में 3,080 फ्लाइट प्रतिदिन एवरेज डिपार्चर्स हुआ करते थे। अभी तक हम उस संख्या पे नहीं पहुंचे हैं, जबकि हम 25,000 पैसेंजर्स एक्स्ट्रा पर डे ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब जनवरी मार्च के रिजल्ट्स आएंगे इंडिगो के और लिस्टेड कंपनीज का, देखेंगे कि मुनाफा इससे भी ज्यादा। तो एक इसका कारण केवल यह है, मिडिल क्लास की संख्या में वृद्धि होना, लोगों को ट्रैवल करना। अब पेंट अप फीलिंग के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात सही है कि कुछ हैं जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है वो ट्रैवल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ गया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो बहुत सारे कांग्रेसमैन पूरे देश के साथ में जहां जहां यात्रा चल रही थी वहां पहुंच रहे थे। आपने देखा भीड़ के अंदर में कहां से है। तो स्वाभाविक है इसका लाभ काफी हद तक एयरलाइंस को भी मिला है। करेक्ट। और नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे सामने बैलेंस शीट है उनकी। दिसंबर क्वार्टर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट है, और दिसंबर 21 में मात्र 128 करोड़ का था। 15 गुना बढ़ाया प्रॉफिट, और ये जेन्युइन डिमांड है। आपने एक बात जो कही ना, भारत जोड़ो यात्रा से किसी भी तरह की एक्टिविटी दे, आप देखिए कितने सारे इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं अक्रॉस द स्टेट। हर राज्य अपने अपने यहाँ कर रहा है। एनर्जी समिट बेंगलोर में हुई थी, इतनी बड़ी समिट थी कि पता नहीं कितने हजारों लोगों ने इसमें ट्रेवल किया। फिर G20 लगातार एक्चुअली, और एरो इंडिया हो रहा है अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में यूपी इन्वेस्टमेंट समिट हुई। तो ये जो नई है, ये कोई पेंटअप नहीं सर, ये पेंटअप में आप बच रहे हैं कहने से, लेकिन मुझे लगता है ये पेंटअप नहीं सर, जेन्युइन। मेरे ऐसा आलसी आदमी कोई पेंटअप डिमांड नहीं, मैं तो जाना पड़ता है तो इसलिए जा रहा हूँ। डिमांड जनरेट हो ही रही है। भार्गव जी, देखिए एक चीज तो पक्की है कि पिछले 2-3 साल में बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज ने अपनी एनुअल मीट, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस नहीं किए। उसकी संख्या में अवश्य ही वृद्धि हुई है। और जैसे भी डेलीगेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। और ये दिसंबर जनवरी का महीना जो होता है ना, ये हमने देखा गया है कि बहुत सारे विदेश से, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो टूरिस्ट हो, वो भी आते हैं। और जब वो इंडिया में आते हैं तो 1, 2, 3 डोमेस्टिक फ्लाइट अवश्य लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, शादियां अटेंड करने के लिए, क्योंकि शादियां भी बिग फैट वेडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी अभी हुई है। पहले तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, फिर कोविड के डर से बहुत लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तो एज एन एयरलाइन पर्सन आई वेलकम इट।
क्योंकि बहुत लंबे दौर से हम लोग एयरलाइन डिफिकल्ट दौर से गई हैं, जी बंद हो रही हैं, मुनाफा नहीं बना पा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में गुड लोड फैक्टर्स, गुड फेयर्स, स्वाभाविक है प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई वल्नरेबिलिटी आती है बाद में, जैसे पैंडेमिक हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ, वो शायद एयरलाइन सहन कर पाएगी। जी अभय जी, आप बहुत घूमते रहते हैं, जब भी फ़ोन करो तो आप पता लगा घूम ही रहे कहीं पे। तो जो भी राजेश शुक्ला जी ने कहा कि जो 60% आबादी है, जिसको एस्पायरिंग क्लास कहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वहाँ पे रिकवरी है। मिडिल क्लास तो खैर बढ़ ही रहा है खूब तेज़ी से, लेकिन एक आलोचना ये होती है कि साहब डिस्कनेक्ट है ना। ये जो के शेप की बड़ी क्रिटिकल आलोचना होती है, साहब के शेप रिकवरी, और अमीर सब मज़े कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं और गरीब आदमी के पास नहीं है। क्या ग्राउंड पर भी ऐसा ही है क्या? थोड़ी तो रिकवरी है, अनइवन, वो दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखें डेटा, तो जो सस्ते वाले मोबाइल फ़ोन हैं उनकी सेल कम थी पिछले 3 महीने में, और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मोबाइल फ़ोन की सेल गिर जाएगी। और वो एक काफ़ी बड़ा तबका है जो काम के लिए, जो लेबरर्स हैं या जो एकदम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक सस्ता वाला फ़ोन होना। तो ये थोड़ी ताज्जुब की बात थी कि सेल क्यों गिरी मोबाइल फ़ोन्स की, और जबकि सबके पास रोज़गार है, लोगों को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। एक मेरे को लगता है एक कम कंजम्पशन का इस तबके का एक रीज़न मेरे को लगता है ये है कि आरबीआई ने फिनटेक कंपनीज़ को काफ़ी टाइटली रेगुलेट किया है पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि एक काफ़ी फोर्स्ड लेंडिंग और फोर्स्ड कलेक्शन चल रहा था। तो अगर आप आरबीआई के पिछले 2-3 महीने के सर्कुलर्स देखेंगे और अभी भी जो आ रहे हैं, वो सारे इस लाइन पे हैं कि बैंक्स को डायरेक्शन है कि आप डायरेक्टली लेंड करिए, जो फिनटेक कंपनीज़ हैं उनसे पोर्टफोलियोज़ मत खरीदिए, फाइनेंस जो एग्रीगेटर्स हैं उनको टाइट किया है, कलेक्शन सिस्टम को बहुत ओवर रेगुलेट किया है इस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो तबका जो है, जो महीने के एंड में पगार मिलती है पर कंजम्पशन पूरा महीने चालू रहता है, जो बोरो करके करते थे, वो उसमें भी एक स्लो डाउन आया है। तो मुझे लगता है एक उसका टाइमिंग का इशू है कि वो जो पैसा पहले मिल जाता था, बीएनपीएल जिसको हम कहते हैं, वो बीएनपीएल में काफ़ी स्लो डाउन है अगर आप उसका डेटा देखेंगे, क्योंकि आरबीआई का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि अब उन्होंने कहा है आरबीआई की एक फिनटेक लेंडर्स की वाइट लिस्ट बनाएंगे। तो जो उस वाइट लिस्ट में है वही सिस्टम में एक्सेप्ट होंगे, जो वाइट लिस्ट में नहीं है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक अवेलेबिलिटी ऑफ इजी क्रेडिट जो था, एक तो वो मुझे लगता है वो बहुत कम हो गया मतलब और वो लेंडिंग भी अच्छे भाव पे होती थी, 40% 60% की यील्ड पे होती थी, वो भी नहीं मिल रहा है पैसा इजीली। तो एक मुझे लगता है एक ये रीज़न है, कंजम्पशन थोड़ा कम है। और दूसरा जो लोअर लेवल पे है, अभी भी ये है कि जितना एक इनसिक्योरिटी अभी भी है कि चलिए अभी कुछ पैसे आने शुरू हुए हैं तो ज़्यादा बचाओ, थोड़ा बचा लो, सब, क्योंकि अभी खर्चे भी आने वाले हैं। ये लोग क्या है, इन्फ्लेशन भी इन्होंने देखा, अभी थोड़ा कम हो गया पर प्राइस इन्फ्लेशन बहुत था। और उसमें एक चीज़ हमने नीरज जी नोटिस करी कि जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं, महंगा साबुन, महंगे चिप्स, महंगे कोल्ड ड्रिंक्स, वो लोगों ने डाउन ट्रेड करके सस्ते वाले में चले गए, क्योंकि ये एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। आप ब्रांड बोल सकते हैं पर साबुन तो साबुन है, शैम्पू है, कपड़े। तो उसमें एक डाउन ट्रेडिंग हमने देखी कि लोग कहें कि अच्छा मैं 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट नहीं लूंगा, मैं 7 रुपए वाला ले लूंगा, चलो लोकल ब्रांड है मैं जानता हूँ, तो मैं शायद लेज का नहीं लूंगा, शायद मैं नेस्ले का मैगी नहीं लूंगा, मैं दूसरा जो मेरा लोकल ब्रांड है सस्ता वाला वो ले लूंगा। तो वो भी एक डाउन ट्रेडिंग भी हुई है काफ़ी वॉल्यूम में। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाउन ट्रेडिंग हुई है तो वो जो गरीब आदमी पहले 15 रुपये वाला नहीं खरीद पाता था वो 10 रुपये वाला खरीद रहा, तो इसका मतलब कंजम्पशन वहां तक गया। और ब्रांड का नंबर हमको इसलिए दिखता क्योंकि उन्होंने डाउन ट्रेडिंग करी। तो बिल्कुल, तो वॉल्यूम मैं ये कहूँगा कि वॉल्यूम है। हाँ। मतलब जितना टन नूडल्स बिक रहे थे उतने ही टन शायद ज़्यादा बिक रहे हैं। हाँ। पर वो उन कंपनीज को नहीं जा रहे हैं जो लिस्टेड हैं। हर प्रोडक्ट का आप देखेंगे एक लोकल ब्रांड है। जिस गांव में शहर में चला जाऊं मैं, एक लोकल ब्रांड है, डायमंड चिप्स करके आप गुजरात में चले जाइए, वेस्ट बंगाल में चले, सब लोकल। तो काफ़ी जो लोगों ने एक डाउन ट्रेडिंग भी शायद गलत वर्ड, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे ब्रांड हैं, अच्छी क्वालिटी है, ऐसा कोई नहीं है, पर वो ब्रांड का पैसा ज़्यादा नहीं रहता, तो 10-20% एक प्राइस में डिफरेंस रहता है। तो लोगों ने वो एक किया है कि हम इसको थोड़ा पैसे बचा लें, वॉल्यूम उतना ही कंज्यूम करें। पर और ये दूसरा एक बड़ा फनी मैं आपको बताऊंगा, हम एक इनर वियर इंडस्ट्री देखते रहते हैं, तो डॉलर, लक्स, उसका इंडेक्स भी है
उससे लोग अंदाजा लगाते हैं कि बिल्कुल इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो तीनों कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत खराब थे पिछले क्वार्टर के। हाँ। तो अब ये भी सोचने की बात है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने इनरवियर खरीदना बंद कर दिया। पर फिर देखा कि वो 80 रुपए की चीज 120 रुपए की चली गई थी, इसलिए तो लोगों ने उधर भी डाउन ट्रेडिंग, उन्होंने कहा कि लोकल ब्रांड ले लेंगे भाई, क्यों हमको बड़े सेलिब्रिटी ओरिएंटेड ब्रांड लेने हैं। तो मुझे लगता है वो जो एक तबका है वो एक थोड़ा समझदार भी है, एक थोड़ा जब किल्लत होती है तो वो अपना हाथ खींच के कम में गुजारा कर ले, पैसे बचा ले। एक छोटा सवाल आपसे और है, मैं चूंकि इसको एकदम एम्पिरिकल नॉलेज के आधार पे शो कर रहा हूँ। आप शहरों में जाते हैं, घूमते हैं, आप विदेश में भी जाते हैं, तो विदेश की बात नहीं करें, अपने भारत में ही अलग अलग शहरों में जाइए तो क्या आपको ऐसा दिखता है कि वहाँ पे लोगों के सामने बिल्कुल काम नहीं है, टैक्सियाँ खड़ी हैं, कोई बैठने वाला नहीं है, रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, खाना नहीं बन रहा है, शेफ इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा सिनेरियो दिखता है? मैं जाना चाहूँगा ऐसे शहर में, क्योंकि मैं तो जिस शहर में रहता हूँ होटल में बैठने की जगह नहीं है, आप वेट कर रहे हैं, गाड़ी वाला आप कह रहा है कैंसिल करे जा रहा है, उबर वाला बार बार, उसके बाद इतनी डिमांड है, मतलब ऊबर छोड़िए, मेरे को काली पीली ना मना कर देता है। काली पीली तो किसी शहर में मैंने नहीं देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम कंजम्पशन में कोई प्रेशर नहीं है, थोड़ी डाउन ट्रेडिंग हुई है, जैसे राजेश जी ने कहा जो लोअर 30% के लोग हैं उन्होंने, ऊपर वालों ने तो वो भी नहीं करी है, मतलब वो तो खुलेआम कंजम्पशन चल रहा है, शादियां हो रही हैं, होटल बुक हैं, महीनों तक होटल नहीं मिल रहे हैं, सोने का भाव बढ़ गया, टाइटन वालों के आप कमेंट्री देख लीजिए, कोई कमेंट्री उनकी तो और स्ट्रांग होती जा रही है। तो उस तरह के और जो एक्सपेंसिव फोन्स हैं, अभी वन प्लस ने लॉन्च किया, सोल्ड आउट है, सो उस तबके की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि काम की किसी को किल्लत है। काम की किल्लत नहीं, और सामान बिक रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा और एक बार चलते हैं सरदाना जी के पास। सरदाना जी, थोड़ा ये बताइए कि ये सब अमीरों की ग्रोथ हो रही है क्या? 43-45 करोड़ वाले फ्लैट दिल्ली एनसीआर में एक कंपनी ने बेचे हैं ओवरनाइट। महंगे मकान, मैं तो हिरनदानी जी से अक्सर शो में बातचीत कर कहता कि 2, 3, 4, 5 BHK न सिर्फ बिक रहे हैं, मैं तो दाम भी बढ़ा रहा हूँ उनके, और ये सारे बिल्डर ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक आलोचना है, ये इसमें कितना दम है? क्या वाकई एक ऐसी इकोनॉमी हम लोग बनते जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ वन साइडेड ग्रोथ हो रही है? सरदाना जी। नीरज जी, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। हमें ये समझना होगा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद भारत बदल गया है, हर लेवल पे बदलाव आया है, लोगों के सोचने में बदलाव आया है, काम करने के तरीके में बदलाव आया है। आज मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देता हूं। आप अपने कॉलेज टाइम को याद करिए कि आप जब कॉलेज जाते थे, एडमिशन में, छुट्टियों में घर आते थे, वापस जाते थे, तो आप क्या बाई एयर जाते थे या बाई ट्रेन जाते थे या बाई बस जाते थे? आज आप छोड़ दीजिए, जो लोग कमा रहे हैं उनकी बातें सब छोड़ दो। कितने कॉलेज गोइंग बच्चे आज हिंदुस्तान में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, IIM में पढ़ रहे हैं, या किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में हैं, कितने बच्चे आपको दिखे होंगे जो दिल्ली से चेन्नई बाई ट्रेन गए होंगे या दिल्ली से बॉम्बे बाई ट्रेन गए होंगे? ट्रेन का डिस्टेंस अब मैक्सिमम ओवरनाइट हो गया। इसके आगे अगर होता है तो लोग कहते हैं यार बाई एयर चले जाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना? क्योंकि डिफरेंस क्या है, लोग आज कंपेयर वो करने लगे कि यार अगर मैं ट्रेन बुकिंग भी करता हूं तो मेरे को 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए लग जाता है। अगर मैं सुपरफास्ट लेता हूं 1,000, 1,500 और जोड़ूंगा, फ्लाइट हो जाएगी, टाइम बचता है। लोगों ने इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ टाइम, स्टेटस, स्पेंडिंग पावर, हर एंगल को रीअसेस किया है। ये हमें समझना होगा, ये सिर्फ हिस्टोरिकल थ्योरेटिकल चीजें नहीं रही। दूसरा, हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश है, और इसमें आप कंज्यूमर्स को 2 कैटेगरी में आसानी से बांट सकते हैं। एक है शो ऑफ कैटेगरी, जिसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको दिखाने के लिए गाड़ी चाहिए। आप समझिए इस बात। एक आदमी जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, समाज में आपके कलीग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, आपके गांव वाले, आपके मोहल्ले वाले, मुझे एक चीज बताइए कि समाज में आप सक्सेसफुल हैं, ये डिक्लेयर आप कैसे करते हैं? जब आप हाई एंड गाड़ी लेते हैं, चाहे वो लोन पे हो। आप सक्सेसफुल हैं, आप कब जाते हैं? जब आप किसी हाई एंड एड्रेस पे लेते हैं, चाहे उसमें 90% लोन हो। सवाल ये है कि एक एस्पिरेशनल वैल्यू है शो ऑफ की,
दूसरी तरफ है वैल्यू बेस्ड कस्टमर, जिसको आप वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर बोल सकते हो। चिप्स खाना है ना, बच्चे का बर्थडे पार्टी है, बेटा चिप्स आ जाएंगे, लेकिन क्या ब्रांडेड चिप्स आएंगे? कोई जरूरत नहीं है। मेरे मोहल्ले में जो हलवाई है, मेरे ख्याल से वो ब्रांडेड चिप्स से अच्छा ताजा चिप्स देता है, इसमें स्टेलनेस नहीं आती। कंज्यूमर एक्सपीरियंस से अपना बिहेवियर बदलता है। तो एक बार आपको लगता है कि मैं ब्रांडेड लूं या लोकल लूं, जब आपको डिस्प्ले ही करना है तो कौन सा थैली के साथ आप डिस्प्ले करते? तो मोहल्ले वाले से बोलो यार 4 पैकेट दे दो, 200 ग्राम के, जितने में 100 ग्राम आता है ब्रांडेड। कहने का मतलब क्या है? समाज असेस कर रहा है, लोग इंटेलिजेंट हो रहे हैं। एक तरफ जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि समाज उनको एक्सेप्ट करे कि दे आर सक्सेसफुल, उसके लिए दे हैव टू डिस्प्ले देयर वेल्थ इन वेरियस मैनर्स। दूसरी तरफ वो कंज्यूमर बेस है जिसकी नीड है, जो अच्छा खाना चाहता है, अच्छा सब कुछ करना चाहता है, लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहता, जरूरतें पूरी करना चाहता है और ब्रांड पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अपने एक्सपीरियंस लोगों से समझ के, सोशल मीडिया के रेफरेंस से, फ्रेंड से पूछ के अपने डिसीजन बदल रहे हैं जी। वो कह रहे हैं आज सबसे अच्छी बात क्या है, जो आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं सर, जैसा अभी किसी ने एग्जांपल दिया अंडरगारमेंट्स का। एक समय था जब ब्रांडेड और अनब्रांडेड की क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। आज हकीकत यह है कि बड़े बड़े ब्रांडेड भी तो वहीं से बनवाते हैं जहां से अनब्रांडेड बनवाते हैं, सिर्फ स्टिकर का फर्क है। कंज्यूमर शुरू में डरता हुआ लेता है, लेकिन जब वो क्वालिटी देखता है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं 250 रुपए के सॉक्स लाता था, आज आप ऑनलाइन चले जाइए, 59 रुपए में सॉक्स मिलता है और 250 से ज्यादा अच्छा है जी। ये आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि चलिए यार ऑनलाइन खरीदा, एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि कैसा है। 60 रुपए की बात है ना, जब प्रोडक्ट आया तो कह यार ये तो उससे बढ़िया है, तो फिर कौन जाएगा 250 में वापस। कहने का मतलब ये कि आज कंज्यूमर के पास क्लैरिटी है, कंज्यूमर के पास रेटिंग है, ई कॉमर्स में कंज्यूमर एक्सपेरिमेंट करता है, जी, चीज सलाना सर, अगर नहीं तो वापस कर देता है। क्या फिर ये जो के शेप रिकवरी है, इसकी आलोचना नाजायज है, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एक्सपीरियंसेस अलग है और हमको देखने का तरीका बदलना चाहिए। नहीं केस, देखो ये फर्क है, एक चीज आपको और समझनी होगी। एक कभी भी कंज्यूमर बिहेवियर में एक थ्रेशोल्ड होता है। मेरे पास जब तक 10,000 रुपए महीने की इनकम नहीं है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ दाल रोटी सोचूंगा। जिस दिन मेरी इनकम 15,000 हो गई, उस दिन मैं अपना बिहेवियर को बहुत ड्रास्टिकली बदलूंगा। तो जो आप के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जो लोअर साइड ग्राफ जा रहा है, जिनकी इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो वो तो दाल रोटी महंगाई इस पे उलझे रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग पार करते हैं उस थ्रेशोल्ड को, तो ग्राफ रिवर्स हो जाता है। तो ये एक क्रिटिकल मास है जो हमें देखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड बदलते हुए समाज में क्या। और दूसरी बात, बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में आप देखोगे सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, यूथ बिहेवियर इज नॉट सेविंग ओरिएंटेड, कंजम्पशन ओरिएंटेड। तो ये आपको देखना पड़ेगा। पीयर प्रेशर का रोल है, ई कॉमर्स का रोल है, बाकी एस्पिरेशनल वैल्यू है एक तरफ, और दूसरी तरफ सर्वाइवल की बात है। और 140 करोड़ में आप समझ लीजिए कि के शेप में अगर आप 30% लोग भी मानते हैं सर्वाइवल के लिए, तो सब 50 करोड़ हो जाते जी। तो नंबर बहुत बड़ा है हर सेगमेंट में। इसलिए अच्छा, एक राजेश जी से मैं समझूं, उससे पहले एक क्विक कमेंट मुझे चाहिए सुनील गोयल जी से। गोयल साहब, ये जो ले ऑफ की खबरें हम लोग सुनते हैं, स्टार्टअप में खास तौर पे बहुत ले ऑफ हुए, आईटी कंपनियों में हुए, क्या ये कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए या एब्सोल्यूट टर्म में कि भाई इन्होंने 2,000 निकाल दिए, 4,000 निकाल दिए, विप्रो वाले कह रहे हैं कि 46% का पे कट लोगे तो ज्वाइनिंग कराएंगे? किस संदर्भ में इनको देखना चाहिए? देखिए क्या है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो आज से कोविड से पहले तक अगर आप देखें तो ये जितने प्रोफेशनल वर्ल्ड या ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्टेड थे मेट्रो सिटी तक। उसके बाद ये सारे के सारे स्प्रेड हो गए टियर 2, टियर 3 सिटी तक चले गए। आज की डेट में हाइब्रिड मॉडल्स हैं, डायनेमिक मॉडल्स हैं सब जगह। और आप देखें तो ड्यूरिंग द कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है ये टेक्नोलॉजी कंपनीज की और स्टार्टअप के हुए हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। भर भर के कंपनीज ने पैसा लगाया है, ग्लोबल फंडिंग आई है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, इनोवेशंस हुए हैं, यूनिकॉर्न्स बने हैं, और लोगों को शायद 3 गुना 4 गुना सैलरीज भी मिली है उसके अंदर में।
तो ये बहुत नॉर्मल है कि कहीं भी कोई भी चीज जितनी तेजी से ऊपर जाएगी तो एकदम से नीचे नहीं आएगी, तो कुछ तो नीचे आएगी। थोड़ा अलाइनमेंट तो होता है, वो स्टॉक मार्केट का भी बिहेवियर है, वो जॉब मार्केट का भी बिहेवियर है, और वो इंटरनेशनल मार्केट का भी बिहेवियर है। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो जब जैसी कोविड हिट किया, हर इकोनॉमी में, इंडिया हो, यूएस हो, जितने भी डेवलप्ड मार्केट है, सब ने मनी इन्फ्यूज किया इकोनॉमी के अंदर में, पैसा डाला उन्होंने, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। बट वो पैसा डालने से क्या हुआ, लोगों की जो फर्स्ट 1 ईयर एंड 2 इयर्स जो था, उसमें लोगों की सेविंग काफी हुई उसमें, क्योंकि स्पेंड नहीं था, ट्रैवल नहीं था, आउटसाइड कॉस्ट नहीं था, मोस्टली लोग रिमोट से काम कर रहे थे, 60-70 प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट ईज होता गया, वो जो सेविंग था वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होने लग गया, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखें, कार है, रियल एस्टेट है, ट्रैवल है, हॉलीडेज है, लोग स्टेप आउट कर रहे हैं, वहां कन्वर्ट होना शुरू हो गया। आज की डेट में भी ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आज की डेट में भी हाइब्रिड हैं या रिमोट हैं। अब ये छटनी तो ये है कि एक 2022 में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, 2021 और 22 में, हर कंपनी को लगता था लोग मिलेंगे या ना मिलेंगे, तो उन्होंने ओवर स्टाफ कर लिया अपने आप को, बहुत ज्यादा हायर कर ली। जिस प्राइस पे लोग मिल रहे थे उस प्राइस पे मिले। हमारे पास ऐसे हजारों एग्जांपल है जहां के लोगों ने 2.5 गुना और 3 गुना सैलरी पे ज्वाइन किया। मेट्रो 2 और मेट्रो 3 सिटीज में, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में अगर आप देखेंगे, जहां पे कि जॉब्स लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी, लोगों ने कंडीशंस रखी कि हम अपने होम टाउन से काम करेंगे, और जॉब्स भर भर के कंपनी ने दी उसके बाद। तो अगर आप देखेंगे कोविड के बाद माइंडसेट तो जरूर चेंज हुआ है लोगों ने, कि सबको लगा कि यार ज्यादा सेविंग करने से कुछ होगा नहीं, कर लो, पता नहीं लाइफ में क्या होगा नहीं होगा, ये तो एक माइंडसेट चेंज है। बट उसके अलावा जो अर्निंग हुई लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ट्रैवल पे टाइम रिड्यूस हुआ, रियल एस्टेट पे प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हुआ, मेट्रो से टियर 2 टियर 3 सिटी की तरफ लोग गए, तो वहां पे जो स्प्रेड हुआ, इससे ओवरऑल एक ग्रोथ मिली है मार्केट को, ओवरऑल ग्रोथ मिली है। अब अगर मैं आ जाऊं कि करंट मार्केट सिनेरियो में जो ले ऑफ्स चल रहे हैं, देखिए ये ले ऑफ हुए हैं ओवर हायरिंग की वजह से, ओवर प्राइसिंग की वजह से, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है, स्पेशली जो आपने टेक्नोलॉजी कंपनीज के नाम बता रहे हैं, विप्रो है या इन्फोसिस है या टीसीएस है, जितनी कॉग्निजेंट है, जितने भी कंपनीज हैं, ये सारी ग्लोबल मार्केट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज की डेट में यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है काफी ज्यादा, वहां पे हायरिंग से और सर्विसेज थोड़ा रिड्यूस हुआ है। ऑब्वियस है, बहुत नेचुरल है कि डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इंडिया के मार्केट पे, इन स्पेशली इन आईटी एंड आईटी सर्विसेज कंपनीज पे, और यहाँ पे लोगों की डिडक्शन होगा, कॉस्ट में कटिंग होगी, इंक्रीमेंट्स थोड़ा कम हो जाएंगे, वो इफेक्ट होगा, क्योंकि 2021-22 में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बहुत सारी कंपनी तो हायर ही नहीं कर पा रही थी अपने लिए। तो इन सारे सिनेरियो को अगर आप देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट के डिमांड के पर्सपेक्टिव से बढ़ा, क्योंकि लोगों की सैलरी 1.5 गुना 2 गुना हो गई, और उसको इंक्रीज ले रहे थे, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना भी चाहिए, लेके जा रहे थे। बिल्कुल। जितने भी एक हॉस्पिटैलिटी मार्केट थे, वहां पे कुछ हैपनिंग्स नहीं थी, तो उन सब का कंसोलिडेशन का इंपैक्ट हमको 2022 के एंड या 23 में देखने को मिल रहा है। और गोयल जी, एक बात आप कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग इंटरनेशनली खबर पढ़ते हैं कि अमेजॉन ने अपने कुल स्ट्रेंथ का 3-5% लोगों को ले ऑफ कर दिया, एकदम इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। लेकिन उसके अंदर जाके कोई ये नहीं बताता कि कोविड दौरान 7.5 लाख लोगों की हायरिंग की थी उन्होंने। तब आपने क्यों नहीं बताया था कि अपनी क्षमता के दुगना इन्होंने हायर कर लिया है, अब उसमें से 20,000 निकाल लिए तो हम हेडलाइन बना देते हैं कि बहुत लोग निकालेंगे। ये मैं भी लेटेस्ट 3 दिन पहले मैंने डेटा पढ़ा तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कितनी गलत कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को रखते हो। जैसे राजेश जी कह रहे हैं कि आपने भर भर के जब हायर किए, मेरे घर में भी कई लोग थे जिनके बाद 3 ऑफर लिए घूम रहे थे आईटी कंपनी के, ये देखो मेरे को ऑफर, कहाँ ज्वाइन करें ये नहीं समझ पा रहे थे। तो अब वो अलाइनमेंट सही वर्ड है कि वो अलाइन कर रहा है अपने आप को, कि आपने इतना ओवर किया था तो थोड़ा सा नीचे आएगा। राजेश जी, एक सवाल और समझाइए फिर आप हमें, क्या ये जो इस तरह की रिकवरी जो इस समय ज़्यादा एब्रेशन के साथ हमें दिख रही है, जिसको आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होती रहती है, ये क्या हमेशा नहीं थी, पहले नहीं होती थी कि पहले हमेशा मर्सिडीज़ कारें हर साल बिकती रहती थी, हम उसका जिक्र नहीं करते थे, आज इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जो बेस बड़ा हुआ है उसकी वजह से हमको ज़्यादा दिखता है। राजेश जी, और दूसरा एक विशेष सवाल जोड़ जब बताइएगा कि जब ये मर्सिडीज बिकती है तो उसको कोई चलाता भी तो है, उसकी रिपेयरिंग भी तो कोई करता है, उसके गैराज की सर्विसेज भी कोई देता है, होटल में भी सेम चीज़ हो रही है। तो जब क्या ये ट्रिकल डाउन होकर नीचे नहीं जा रहा का एम्प्लॉयमेंट में, कि नीचे वाले लोगों को, मतलब एक बार कार खरीद ली तो कभी हवा ही नहीं भराएंगे क्या आप, पेट्रोल भराएंगे नहीं भराएंगे उसमें आप, तो वो नीचे जॉब में क्यों नहीं कन्वर्ट दिखता हम लोगों को? देखिए, इसको नीरज अगर हमें कहेंगे तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉइंट हुआ। तो कुछ हम फैक्ट्स रखना चाहेंगे जिसके बेसिस हो सकता है समझना बड़ा आसान होगा। अगर आप प्री कोविड से पहले देखते हैं तो आपका हम केवल
बॉटम 20% लीजिए, टॉप 20% लीजिए। केवल हमें 3 आंकड़े हम देते हैं जो कि फैक्चुअली सर्वे और रिजल्ट से आया है। ये कोई जैसे इसमें कोई ऐसा नहीं हाइपोथिकेशन है। आपका कोविड से पहले बॉटम 20% के पास 7% इनकम थी, माने 20% अगर पॉपुलेशन लीजिए उनके पास 7% इनकम थी। टॉप 20% के पास 45% इनकम थी। अब आप कोविड के दौरान देखिए क्या हुआ। जैसे कह रहे हैं कि ये नीचे पहुंच रहा है कि ट्रिकल डाउन हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है। आपका जब कोविड आया तो उस समय बॉटम में यही 7% घट करके 3% हुआ और आपके टॉप वालों के 45 से बढ़ करके आपके जाकर के 54% हो गया। माने रिच, जैसे इनकम की बात करें, 100 रुपया इनकम है तो कोविड के समय 54 रुपीज जो है टॉप 20% के पास थी, केवल 3 रुपया आपके पास बॉटम का रहे। रिकवरी 2023 में जो अभी हम लोगों का डेटा आया है, ये 3% फिर बढ़ करके 5% पे पहुंची है। अभी माने जो पहले जो जितना था कोविड से पहले, अभी उसमें भी अभी 2% का डिफरेंसेस आ रहा है। और तीसरा, और जो आपके टॉप वाले हैं उनमें कमी आ रही, तो माने मिडिल लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। एंड इसका बड़ा सिंपल सा एक्चुअली लॉजिकल अगर हम एक्सप्लेनेशन दें, लॉजिकल ये हुआ कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। जो आप कह रहे हैं मर्सिडीज, देखिए मर्सिडीज या कार से रिलेटेड या ट्रेवल, जो सबने कहा उसको अगर सबको मिला के देखिए, इट इज ए मल्टीपल फैक्टर। लोग घर में बैठे हुए थे, चाहे वो सर्विस में थे, चाहे घर में बैठे हुए थे, ट्रैवल थे या सारा सब कुछ, ये चीजें लोग घर से सब कुछ मैनेज हो रहा था। इवन ऑफिस भी, ट्रैवल कोविड के नाते बंद था। अब क्या हो गया, सब तरफ खुल गया। तो आपके हाउस होल्ड वाले, जिसका भी देखिए एग्जाम्पल दें, ये अभी आपका गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एलटीसी का आप देखिए, इनको मार्च तक खत्म करना है। एलटीसी जिनका अगर मार्च में खत्म हो रहा है, सब एलटीसी पे जाएंगे। कौन दे रहा है? एयर इंडिया दे चाहे ज्यादा, लेकिन ट्रैवल बढ़ रहा है। आपका दूसरा जो चीज है कि अगर आप इसमें देखेंगे, जो पहले ऑनलाइन मीटिंग होती थी, सब इतने दिनों से बैठे हुए हैं, तो कम से कम आप ये अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि एक बार मिलो, सबको जानो। बहुत सारे अपॉइंटमेंट उस समय ऐसे हुए हैं प्राइवेट कंपनीज में जो कि ऑफलाइन हुए थे, सब माने ऑनलाइन हुए थे। अब उनसे मिलो, सबसे इंटरेक्ट करो, सारा सब कुछ, ये बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो रहा था। एक ये हो गया डोमेस्टिक, जो एक टूरिज्म का है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑफिशियल विजिट है या कहीं कोई बिजनेस ओरिएंटेड, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। एक तो ये है। दूसरा, जो आप कार को अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें, देखिए कोविड के समय कार का अगर हम कहते हैं, मेजॉरिटी जो है मिडिल क्लास और रिच के पास है। 80% जो 90%, इवन द सेकंड हैंड कार केवल नीचे है, यार छोटी वाली कार है। अब इसमें देखिए कोविड के नाते लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था, इसलिए पीपुल आर नॉट ट्रैवलिंग। जब इधर उधर नहीं जा रहे हैं तो गाड़ी खरीद के क्या करेंगे? घर पे रखने के लिए तो कोई खरीदेगा नहीं, रिच खरीद के क्या करेंगे जब घर में बैठे हुए। अब क्या हुआ, इट इज समथिंग लाइक द कि ये चीज पोस्टपोन हुई थी। तो ये जो अभी डिमांड आ रही पर्टिकुलर कार के हाई एंड का, इट इज समथिंग लाइक द प्लान्ड प्री कोविड प्लस ड्यूरिंग द कोविड एंड करंट डिमांड। तो टोटल मिलाकर के ये बूम अप आया हुआ है। एंड एक दूसरा जो चीज आपको बताएं, जो हाई एंड कार है, ये मोस्टली करंट इनकम से लोग नहीं खरीदते हैं। इट इज एक्चुअली दे आर प्लानिंग द वे लाइक द, जैसे उनके पास एक कार है 15 साल को होने जा रही, 10 साल का डीजल होने जा रही, इसके कई फैक्टर हैं। लोग रिप्लेसमेंट डिमांड है। तो आपका जब आप किसी का 10 साल 15 साल हो गया है अगर दिल्ली में जैसे, तो क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो जो भी कार उससे अपग्रेड करेंगे। तो तीसरा चीज क्या है, जो ये स्लगिश मार्केट बना हुआ था सब कंपनी का, कंपनी आल्सो सप्लाई साइड में कंपनी आल्सो कम विद ए लॉट ऑफ एग्जेम्पशन, ए लॉट ऑफ रिलीफ, सब कुछ उन्होंने झोंक दिया है कि भाई कि एक आप कुछ लो, इस पे कमी है, इस पे कर दो, सेकंड हैंड कार हमें दे दो, गाड़ी चल पड़े, सेकंड कुल मिला के गाड़ी चल पड़ी। और उसके ना जी एक ही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपका जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, आपको बताया बॉटम ऑफ पिरामिड जो उस समय किया गया था, उनका सबसे बड़ा जरूरी क्या था कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये मोस्टली बॉटम ऑफ पिरामिड है कौन? बॉटम ऑफ पिरामिड में मोस्टली अगर देखेंगे 40% में ये आपके पेटी ट्रेडर थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, ये सब लोग थे। और जैसे एक रहता है कि छोटे मोटे जैसे दुकान वाले हैं या आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, ये सब लोग जो ऐसे लोग थे, इनकी सबकी दुकानें बंद थी। ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव बारोड मनी टू
फॉर द कंजम्पशन एक्चुअली। उन्होंने अपने चीजों को सेल किया है, चाहे थोड़ा बहुत सोना पड़ा था, किसी के पास मोटरसाइकिल थे वो बेच दिए थे, सब कुछ उसके नाते क्या हुआ, इनके जो रिसोर्सेज थे अर्निंग के इवन वो लोग बेच दिए थे। अभी क्या रिकवरी कर रहे हैं, जितना खाने से उनका बच रहा है, either they are paying what they have already actually consumed, second thing is उनको एक मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये जो बॉटम का 50% मान के चलिए, still they are, that's why I am saying in the recovery phase they are earning, trickle down is happening, but they want to actually revamp, come back to the in the market with the bigger and still it will go actually by शुक्ला जी एकदम सही आपने एक्सप्लेन किया कि ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन जब तक वो उनका पुराना कंफर्ट जोन नहीं आएगा वो आपको एक्सपेंडिचर में एक्सप्रेस होता हुआ नहीं दिखेगा। हमने एक बात की थी एक बार शुक्ला जी कैंटार वालों से, एग्जैक्टली उन्होंने मेरे को यही बताया कि रूरल इलाकों में लोगों के पास या छोटे शहरों में पैसा आ रहा है, लेकिन वो अभी सेव भी कर रहे हैं, थोड़ा बचा भी रहे हैं, क्योंकि वो 2 साल उन्होंने इतना झेला है कि वो एकदम ओवर स्पेंड नहीं करना चाहते, वो उस कंफर्ट जोन में आएंगे फिर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे आ ही नहीं रहे, वो एकदम डेस्परेट सिचुएशन में वो नहीं है। एग्जैक्टली यही बात आप भी कह रहे हैं कि वो जिसने अपनी दिक्कतें देखी वो कंफर्ट जोन में आएंगे और फिर मैं आपको शुक्ला जी एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं लौट के आता हूं। एक और स्टैटिस्टिक शुक्ला जी एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के तुरंत आते हैं, कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है ये कि ये कैसे समझा जाए इस पूरी सिचुएशन को। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आता हूं वापस। कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर आपने सुना है कि एयर इंडिया ने 470 हवाई जहाज को ऑर्डर दिया है, कुछ बेसिस है इंटरनेशनल, तो वन कैन एक्सप्लेन कि 70 हवाई जहाज जो लिए गए लॉन्ग हॉल के लिए, कि अभी जो हमारी मार्केट एमिरेट्स, इतिहाद, सिंगापुर एयरलाइन ले जाता है वो वापस एयर इंडिया के पास आ जाएगी जब विमान आएंगे लॉन्ग हॉल ऑपरेट करने के लिए। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट है, स्वाभाविक है कि लोग ज्यादा ट्रैवल करते रहेंगे और ग्रोथ के ऊपर कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि इस हाई फेयर्स के ऊपर में इतना लोड फैक्टर्स और नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो खाली 1 मिनट के लिए एनालाइज करें, हम कहें कि अगर फेयर 10% ड्रॉप करते हैं तो कितने और पैसेंजर जो कि इस समय अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या डेफर कर रहे हैं, वो भी ट्रैवल करेंगे। तो क्योंकि हम लोग ईयर 2000 प्री कोविड की बात कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में कह रहे हैं कि यहाँ भी 5% इस समय ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उस 2020 के मुकाबले में। लेकिन ये जो पिछले 2 साल थे इसकी भी तो ग्रोथ है ना, कि लोगों ने, जैसे कि अन्य पैनलिस्ट ने बताया कि इवन ड्यूरिंग कोविड देयर वर पीपल हु वर सेविंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी, अब उसके बाद में वो ट्रैवल कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा होता है, कोई ट्रिगर होता है ट्रैवल करने के लिए, और ये ट्रिगर अवेलेबल है और लोग ट्रैवल करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि जैसे इंडिगो फ्लीट एक्सपेंशन कर रहा है, एयर इंडिया करने वाला है जोरों के, तो इन सब का सीधा एनालिसिस किया है, मार्केट रिसर्च किया है, प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर में जी। तो लेट्स टेक इट फॉर ग्रांटेड, द ग्रोथ इन एविएशन इंडस्ट्री इज हियर टू स्टे। बिल्कुल। अब जैसे टाटा ग्रुप ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और भी कंपनी सुना जा रहा है, तो अगर रफली मान लें कि अगले 10-15 सालों के लिए 1000 विमान आएंगे, तो 10-12-15 लाख करोड़ के हैं, तो कम से कम 25-30 साल की विजुअलिटी तो आप देखेंगे ना, तभी तो आएंगे। ये सारी सिनेरियो सुनने के बाद फिर बाजार क्यों चिंतित रहता है इतना? बाजार का नेचर है चिंता करना, मतलब ऐसे मतलब दिखाने के लिए, जैसे किसी छोटे व्यापारी मुझे तो हमेशा दुखी रहता है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, वही वाली बात। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो चिंतित नहीं है, जो बल्कि मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, बहुत बिलीफ है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे अगले 5 साल 10 साल के लिए। और वो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना खुद बिजनेस करते हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस है बिजनेस का, खुद का देख रहे हैं, दूसरे का देख रहे हैं। आई थिंक थोड़ा जो सेलिंग आती है जिसकी वजह से मार्केट डामाडोल हो जाता है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़्यादा है, जो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आती है। पर उधर भी नीरज जी मैं कहूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंस है इंडिया की तरफ, और मुझे लगता है ये जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं थोड़ा मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है इंडिया की, वो तो मतलब कोई डाउट नहीं करेगा कि जिस तरह से चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और हर सेगमेंट का ग्रोथ चल रहा है, तो उसमें कोई स्लो डाउन होगा। तो जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा मार्केट में आएगा, कैपिटल मार्केट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मतलब वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है, सेबी आरबीआई ने मिल के, कि इनको हम और वाइब्रेंट करें, लोगों को आने दें, हर एक को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, तो उसका इम्पैक्ट
देर सवेर आएगा, पर मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता। मुझे लगता है कि अच्छा है मार्केट, अगर नहीं चल रहा आपको एक अपॉर्चुनिटी है, फ्रैंकली अगर आपको कन्विक्शन है। हर माहौल में आप जो है ना मौका ढूंढ ही लेते हैं। तो मौका वो काम ही है हमारा, आप उसमें इसको कहते हैं कि ओवर पॉजिटिव है आपकी, मतलब आपको बहुत हमेशा आप cool इन्वेस्टर compose बन ही नहीं देखा। सकते। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप फंड मैनेजर को तो ऑप्टिमिज्म के बिना कैसे बनेंगे आप? नहीं, मतलब अगर आप इंडिया पे बुलिश नहीं है आप, तो फिर कैसे पैसा बनाएंगे आप? बिल्कुल, और वो तो दिख रहा है हमारे आसपास, और सारे पैनलिस्ट हैं, सब एक्सपर्ट्स हैं। मैं जितना सुना, मुझे तो एक ही तरफ से निकल रहा है कि ये कंजम्पशन अच्छी हो रही है, हर तबके से हो रही है। नीचे वाले से शायद थोड़ी देर से आए, पर वो भी आएगी। तो अगर इतनी रोबस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमी है और नए इनिशिएटिव्स हैं, ओएनडीसी अभी आएगा, यूपीआई है, तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं समझ में आता कि क्या किसी को डाउट होना चाहिए या डरना चाहिए। सदानंद जी, मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते कम से कम 5 कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करता हूँ। मतलब रेयरली मुझे कोई एफएमसीजी को छोड़ दें तो किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है, जो कि राजेश जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन कोई चिंता के बादल आपको दिखते हैं कि हम लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लोग कहेंगे अच्छा देखो ये बैठ के सब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कोई चिंता भी है आपको, आशंका कहीं दिखती है सदानंद जी? जी हाँ, बिल्कुल आशंका देखती है, और मेरे अपने असेसमेंट हैं, लेट मी शेयर विद यू। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे स्टार्टअप्स की। देखिए, आप .com के टाइम पे चले जाइए, मैं बहुत सारे स्टार्टअप से डील करता हूँ, मेरे पास 40 लेबोरेटरीज हैं, हर तरह के साइंटिस्टों से मैं डील करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स क्या है, और ये देखिए कि स्टार्टअप्स में अगर आपको स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट देखना है, तो आज हम बात कर रहे हैं करीब 80-90 हजार स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में हैं। जितने आईपीआर फाइल होते हैं, मतलब नए आइडिया जो स्टार्टअप्स लेके आए हैं, वो मात्र 6000 है। सपोज वी टेक इट एज ए 10%। बाकी 20% और जोड़ लीजिए जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करेंगे, पेटेंट नहीं है उनके पास। अगले 5-10 हजार और जोड़ लीजिए जो लोकेशन स्पेसिफिक होंगे, यूटिलिटी स्पेसिफिक होंगे, वो हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स, अगर आप बहुत क्रिटिकल और ऑनेस्टली उसका असेसमेंट करेंगे, दे वर ओनली लुकिंग एट वैल्यूएशन गेम। लेकिन जिस तरह से आईपीओ और स्टार्टअप्स बस्ट हुए हैं स्टॉक मार्केट में, उससे बहुत कुछ बदला है। और ज्यादातर स्टार्टअप्स पिछले 2 साल में ऐसे मिले हैं जिनकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो रही है। सिर्फ आप ऐप बना के स्टार्टअप नहीं चला सकते। कितने स्टार्टअप है हिंदुस्तान में जो मटेरियल साइंस पे काम कर रहे हैं, कोई मतलब ग्लास इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, या मेटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, या टेक्सटाइल में काम कर रहा हो, स्टार्टअप्स आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर वो स्टार्टअप है तो वो सरवाइव करेंगे, क्योंकि वो मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं। जो सिर्फ साइबर स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आईटी टेक्नोलॉजी इन वन में मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूं, सेल्फ डिफीटिंग टेक्नोलॉजी। आपने एक समय पूरी स्किल सीखी थी वेबसाइट बनाने की, फेसबुक आया, वो पूरा सेक्टर खत्म हो गया। करेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है, पुराना एकदम आउटडेटेड हो जाता है, और उसमें मान लीजिए 2, 4, 5 लाख लोग लगे होते हैं, उनमें से 10-20% छोड़ दीजिए, बाकियों की नौकरी पे खतरा आ जाता है अगर वो अपने आप को रीस्किलिंग नहीं करते हैं। और नई टेक्नोलॉजीज नीड लेस पीपल। सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी का, इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा जी। तो हम अगर स्टार्टअप को ये समझ रहे हैं कि वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व करेगा, तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं जो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पी फंड्स भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? बैलेंस शीट देखते हैं, उम्मीद करते हैं जितने पी फंड मैनेजर्स हैं अपनी जेब का किसी का पैसा नहीं है, इन्वेस्टर का पैसा है जी। वो खेल रहे हैं उस पे। सदानंद जी, तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमें लॉजिकल होना पड़ेगा। ये सदानंद जी, सदानंद सर, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे माफी के साथ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी इसमें थोड़ा क्रिटिकल हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्री मनी चल रही थी 0% या 0.25% पे, उसकी वजह से भयानक गेम हुआ है। और बिल्कुल सही बात है कि उन लोगों का ध्यान सिर्फ एडजस्टेड एबिटा और वैल्यूएशन में था। किसी ने ये नहीं सोचा कि आप एक ऑलरेडी रिसर्च चीज़ का यूज केस इस्तेमाल कर रहे थे और एक झटके में आप डिस्ट्रप्शन खत्म हो जाएंगे, जो कि हुआ है। इस पर सर मैं अलग से एक पूरा चर्चा करूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर हमारा जो है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सीरियस क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। लेकिन बहुत समय हमारे कम है। गोयल साहब, मुझे बहुत संक्षेप में बताइए कि जो जॉब मार्केट की तस्वीर 2023 में कैसे रहने वाली है? देखिए, 2023 में जॉब मार्केट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्टेड नहीं होगा। दो हमारी डिपेंडेंसी है
विकसित बाजार पे, डेवलप्ड मार्केट पे, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की मार्केट। बट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम एक ऑलरेडी 50% या हाफ या 1/3 की कॉस्ट पे वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, एनालिटिक्स के लोग हैं, आईटी, आईटीएस है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। नंबर 2 में जो लोकल कंजप्शन है ई कॉमर्स के थ्रू में, आज गांव तक आज के डेट में डिलीवरी सिस्टम, लॉजिस्टिक्स सिस्टम के थ्रू प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, तो एंड कंज्यूमर तक लोग जा रहे हैं। तो मार्केट में ये है कि बहुत ज्यादा जो एक एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को 5 ऑफर मिल रहे थे, वो डेफिनेटली नहीं होने वाला है 2023 में। हाँ, लोगों को लेकिन जॉब जरूर मिलेगी, लोग जॉब चेंज कर पाएंगे। जो बच्चे कॉलेज और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस से आएंगे या आईटीआई से आएंगे, उनको भी जॉब मिलेगी। सिर्फ इंडिविजुअल्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस अलाइन करके रखनी है कि उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए, आज की डेट में एक बहुत मिसमैच होता है जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एक बच्चे से आज के डेट में 8, 10, 15 से 20 लाख रुपए तक ले लेते हैं उसको 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए। कम से कम 2 लाख ले लेते हैं, 3 लाख ले लेते हैं। अब उस बच्चे की और फैमिली की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अगर हमने इतने पढ़ाई में खर्च किया है तो आगे कम से कम इतना और इससे ज्यादा तो पैसा मिले। मार्केट उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि आज के डेट में जो बच्चा ट्रेंड होता है वो इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेंड नहीं होता है। तो ओवरऑल देखें तो ये सब अलाइनमेंट भी हो रहे हैं इंडस्ट्री में और मार्केट के अंदर में। बट हमारे यहाँ लोगों की डिमांड कंसिस्टेंसी से बनी हुई है। रीजन बिहाइंड हमारा लोकल ग्रोथ है, हमारा कंजप्शन मार्केट है, हमारे पास ग्लोबल मार्केट है जी। आज के डेट में हम लोग देखते हैं जो कंपनीज हमारे पास आती हैं उनको पूरी दुनिया में बड़े बड़े देश, छोटे देश, हर साइज के देश में जिस टेक्नोलॉजी के लोग, जिन फंक्शंस के लोग नहीं मिलते हैं वो लोग हमारी कंट्री में मिल जाते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ ट्रेंड हुए हैं या बाहर ट्रेंड होके हैं। एक चीज हमारे यहाँ जो एवेलेबिलिटी है रिसोर्स का और जो कॉस्ट है वो बीटेबल नहीं है आज की डेट में भी। मार्केट के पर्सपेक्टिव से वो अनबीटेबल है आज की डेट में भी। और वही एक लालच है जो ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारे यहाँ जो आपका हायरिंग वाला सेगमेंट है ना सर, एम्प्लॉयमेंट वाला, इसमें भी बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं जो कि एक लंबी डिस्कशन मांगती हैं। एक तो आपने कहा स्किल सेट और डिमांड का मिसमैच, दूसरा कि जो लोग आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कितनी एम्प्लॉयबल है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग और एआई की तरफ लोग बढ़ चुके हैं। और आपने सही कहा कि 20-20 लाख रुपए दे करके लोग एमबीए करते हैं जो छोटे मोटे मशरूम वाले कॉलेज है, फिर एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 8-10 लाख के पैकेज से शुरुआत होनी चाहिए। ये भी एक अपने आप में बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसीलिए शायद हो सकता है विप्रो का 40% कट लो तो ज्वाइन करो। तो खैर ये इश्यूज़ हैं। आज हमने जो चर्चा की कि जो ग्रोथ हमको दिख रही है वो उसमें कितनी रियलिटी है और कितनी के शेप और एस्पायरिंग क्लास के बीच में डिवीज़न हो रहा है और क्या इससे बहुत बड़ी एक चिंता कन्वर्ट हो रही है क्या, ये समझने की हमने इस शो में कोशिश की, जिसमें राजेश जी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमें समझाया और अपने अपने एक्सपीरियंस से, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग हैं, तो हमने समझने की कोशिश की कि ये देश इस वक्त किस तरीके से हो रहा है। और अब आप जो इस शो का नाम है कि इस तरक्की को क्या नाम दूँ, मुझे लगता है समझने के बाद अब आप लोग खुद अपने अपने इस तरक्की को नाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।